गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मेरी मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके बेटा। कल मैंने आप लोगों को 2 वीडियो भेजे थे। आप सभी बच्चों ने वो दोनों वीडियो वॉच किए? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ओके। तो हम कल जो हमने उन वीडियो में जो मैंने कंटेंट आपको भेजा था, एक बार उसी को रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। बेटा, हमारे प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकन। लाइक अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ a is equal to 5। अब आप सोचेंगे इस स्टेटमेंट में क्या है? देखो बेटा, a is equal to 5 ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास 3 टोकन है। कितने टोकन है? 3। कौन कौन से? सबसे पहला टोकन है हमारा a, इट इज अ वेरिएबल नेम। दूसरा हमारा टोकन है इक्वल टू, ये हमारा क्या है? पंक्चुएटर है। तीसरा क्या है? 5। 5 मेरा क्या है? लिटरल है। यानी आप अपने प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखते हो, छोटी से छोटी चीज, हर चीज अपने आप में इंडिपेंडेंट क्या है? टोकन है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कि टोकन्स बेसिकली होते क्या हैं। मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को विजिबल हो रही है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Tokens are the smallest individual unit of Python program. It is also known as lexical unit. मैंने अभी सबसे छोटी यूनिट आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखती हूँ तो स्टेटमेंट का हर पार्ट अपने आप में क्या होता है? टोकन होता है। पाइथन में जो हमारे टोकन्स होते हैं बेटा, वो 5 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप के टोकन हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कीवर्ड्स के। बेटा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर में स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यानी उन वर्ड को देख के कंपाइलर को समझ में आता है कि उन्हें क्या करना है। ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम कहते हैं बेटा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जिस पर्पस को वो कंपाइलर में कन्वे करते हैं। किसी और पर्पस के लिए उसे यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिए भी हैं, if, for, while, false, true, assert, is, not, in। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके कंपाइलर में अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे if को देखते ही कंपाइलर समझ जाता है कि कंडीशन लगानी है। फॉल्स को देखकर समझ जाता है कि बुलियन वेरिएबल को फॉल्स वैल्यू देनी है, यानी 0। इंटरनली फॉल्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ ट्रू, आपकी ट्रू वैल्यू असाइन करता है। फोर को देख के समझता है कि रिपीटेशन करना है। नॉट को देख के समझता है कि इन्वर्ट करना है, यानी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करना है। यानी ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके कंपाइलर में कुछ स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। इन्हें हम इसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड्स जिस फॉर्मेट में लिखे हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में यूज होने चाहिए, तभी वो कीवर्ड कहलाएंगे, अदरवाइज कीवर्ड नहीं कहलाएंगे। देखो, इफ को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है ना, तो अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखोगे तभी वो कीवर्ड कंसिडर होगा, अदरवाइज वो कीवर्ड कंसिडर नहीं होगा। फॉल्स का एफ कैपिटल करोगे तभी ये फॉल्स कीवर्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपकी जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मतलब होता है इट इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए को हम तो सेम कंसिडर करते हैं, बट आपका पाइथन उन्हें सेम कंसिडर नहीं करता है। ठीक है,
कीवर्ड्स का मतलब क्लियर हो गया. नाउ मूव टू सेकंड टाइप ऑफ टोकन्स, दैट इज आइडेंटिफायर. बेटा हम अपने प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को नाम देते हैं, दैट नेम इज कंसिडर्ड एज आइडेंटिफायर. Any name given to the part of program is known as identifier. For example, variable name, function name, class name. यानी हम अपने प्रोग्राम के किसी भी हिस्से को जो नाम देते हैं वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है. आइडेंटिफायर के एग्जांपल के तौर में यहाँ पे वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम और क्लास का नेम गिवन है. अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 कहा था, तो ये a आपका क्या कहलाया था? a कहलाया था आपका वेरिएबल. तो a मेरा क्या माना जाएगा? आइडेंटिफायर. क्या माना जाएगा? आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर फॉर्मेशन रूल्स होते हैं, यानी जब आप प्रोग्राम के पार्ट को कोई नाम देते हो तो उस नाम को देने के रूल्स है, आपको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे. कौन कौन से रूल? कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था मैंने. सबसे पहली बात, आइडेंटिफायर नेम जो है वो कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 डिजिट एंड अंडरस्कोर. यानी आइडेंटिफायर के नेम में हम सिर्फ यही चीजें यूज कर सकते हैं, यही कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते. सेकेंड रूल है कि वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर. यानी हम किसी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते. ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके दिखा देती हूँ. मैंने अभी आपको कहा था कि इफ आपका कीवर्ड होता है, अगर मैं इफ के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा. मैंने कहा इफ इज इक्वल टू 6, इट कॉज एरर. व्हाई सो? बिकॉज इफ इज अ कीवर्ड और कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन देखो अगर मैं इफ का आई कैपिटल कर दूं तो अब ये इफ जो है आपका कीवर्ड नहीं रहेगा. अब अगर मैं इफ को एज अ वेरिएबल नेम यूज करूं तो देखो कोई एरर नहीं आएगा. नहीं आया ना एरर? बात समझे कि कभी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं करना है. थर्ड रूल को ध्यान से देखो बेटा कि आइडेंटिफायर नेम में हम डिजिट्स यूज तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एज फर्स्ट लेटर डिजिट यूज नहीं कर सकते. देखो फिर से वो दिखाते हैं. मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया A9 इज इक्वल टू हेलो. हेलो मेरा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है तो किस में आएगा? डबल कोट्स में आएगा, यानी स्ट्रिंग लिटरल है ना. इस लाइन में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि जो मेरा वेरिएबल नेम है इसमें पहले अल्फाबेट है, बाद में डिजिट है. डिजिट आपके आइडेंटिफायर में अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर मैं कहती 9A इज इक्वल टू हेलो, नाउ इट विल कॉज एरर. व्हाई सो? क्योंकि आइडेंटिफायर का नेम कभी भी डिजिट से बिगिन नहीं होता है. बात समझ रहे हो बेटा बच्चों? यस मैम. यस मैम. कभी भी आपके आइडेंटिफायर के नेम में स्पेस या स्पेशल सिंबल नहीं आता. हम सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर. इसके अलावा ना तो कोई स्पेस यूज होगी ना ही कोई स्पेशल सिंबल यूज होगा. देखो अगर मैं कहती हूं A इज इक्वल टू 5, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ना तो मेरे वेरिएबल के नेम में स्पेस यूज हुआ ना सिंबल. लेकिन अगर मैं वेरिएबल का नाम दे देती A स्पेस B इज इक्वल टू 7, अब एरर आ जाएगा क्योंकि अब आपके वेरिएबल के नाम में क्या आ गया? स्पेस आ गया, और वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता. अगर मैं कहती A@B इज इक्वल टू 4.56, अभी भी क्या आएगा? एरर आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि वेरिएबल के नेम में हम कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते सिवाय किसके? अंडरस्कोर के. अगर मैं लिखती A_B इज इक्वल टू 20 तो बेटा फिर कोई एरर नहीं आता क्योंकि अंडरस्कोर जो है वो वेरिएबल नेम में अलाउड है. ठीक है बच्चों? चलो अब अगले को देखते हैं. कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है क्या बेटे? अगर हम सिंपल ए भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट स्पेस.
विदाउट स्पेस लिखती हूँ AB इज इक्वल टू 34, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम तो कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसमें स्पेस या स्पेशल सिंबल्स यूज करोगे या डिजिट से बिगिन करोगे तो एरर आ जाएगा। आपका आइडेंटिफायर जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि आइडेंटिफायर के नेम में हम 4 कैरेक्टर ले सकते हैं, 5 कैरेक्टर ले सकते हैं या 10। इट डिपेंड्स अपॉन आवर नेम। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आइडेंटिफायर का नेम ऐसा होना चाहिए जिससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे ABCD के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखा रही हूँ, अगर आप हमेशा ही ऐसे ABCD से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो लेटर ऑन कंफ्यूजन हो जाएगी कि A पे क्या वैल्यू स्टोर है, B पे क्या वैल्यू स्टोर है। सपोज करो बेटा कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे यूजर से हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स इनपुट कराने, और मैं नाम ले रही हूँ वेरिएबल के यहाँ पे ABC, तो ये वेरिएबल के नाम से तो पता नहीं चलेगा कि मैं हिंदी के मार्क्स इनपुट करा रही हूँ, इंग्लिश के या साइंस के। लेकिन अगर मैं वेरिएबल को नेम हिंदी ही दे दूं, हिंदी इज इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे मैंने इन क्यों यूज किया है समझ में आ रहा है सबको? कल के वीडियो में मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि आपके इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है आपका स्ट्रिंग, और अगर मुझे तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने मार्क्स का M खा गई हूँ टाइप करने में विजिबिलिटी की वजह से, बट तुम समझ जाना इट इज एंटर मार्क्स, और ये मार्क्स किसके अंदर स्टोर हुए? आपके हिंदी के। अब आप हिंदी नाम के वेरिएबल को देखते ही समझ जाओगे कि हिंदी वेरिएबल के अंदर कौन से मार्क्स स्टोर होंगे, हिंदी के मार्क्स स्टोर होंगे। लेकिन अगर मैंने वेरिएबल लिखा होता A, तो वेरिएबल के नाम से उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल्स को नाम इस तरह से दीजिए कि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा बेटा, अब आइडेंटिफायर फॉर्मेशन रूल क्लियर हो गया ना आप सभी को? यस अब मैम। लोगों को कुछ सिंबल्स लिख रही हूँ और आपको मुझे बताना होगा कि ये सिंबल्स कौन सी कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफायर से बिलोंग, सॉरी कौन से वैलिड आइडेंटिफायर हैं और कौन से वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। सबसे पहला नंबरिंग डाल देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चैट में आप आंसर टाइप कर सकते हो, सिर्फ वैलिड आइडेंटिफायर नेम लिख के भेजने हैं मुझे, जिनके लिखने पे कोई एरर नहीं आएगा। जल्दी से अब वैलिड आइडेंटिफायर चैट में टाइप कर दो। मैंने ये 7 दिए हैं, इनमें से आपको वैलिड आइडेंटिफायर छाट के बताने हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर इनमें से कौन से हो सकते हैं। लिख दिया सभी ने? चैट खोल के देखो। चलिए मैं फटाफट से चैट खोल के देखती हूँ किसी ने जवाब दिया है या नहीं दिया है। ओके, केशव ने जवाब दिया, वेरी गुड। जल्दी 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 सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे।
अरे पूजा भाई चैट 1 3 5 7 एग्जैक्टली 1 हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ना तो ये कीवर्ड है, ना इसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल यूज हुआ, ना स्पेस यूज हुआ, ना ये डिजिट से बिगिन हो रहा है, तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। ए प्लस बी में बेटा प्लस हमारा सिंबल है और सिंबल को हम आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड इज इनवैलिड। बेसिक इज योर वैलिड। A@B आपका इनवैलिड है क्योंकि इसके अंदर आपका सिंबल आ गया। मार्क्स 1 इज वैलिड। 11 RUP इनवैलिड क्योंकि डिजिट से बिगिन हो गया। 4 आपका वैलिड है, कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे सोचेंगे ये तो कीवर्ड है। बेटा कीवर्ड आपका जो 4 है वो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में है, अगर एक भी लेटर कैपिटल हो गया तो फिर आपका ये कीवर्ड नहीं कहलाएगा। बात क्लियर? चलो अब अगले हैं, दैट इज लिटरल्स। बेटा हम अपने प्रोग्राम में जो फिक्स वैल्यूज यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिटरल। क्या कहते हैं? लिटरल। टाइप्स ऑफ लिटरल, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड आर कंसिडर एज स्ट्रिंग लिटरल। देखो बेटा मैं जरा इसे दोबारा ओपन करती हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको ढंग से दिखाई दे। A इज इक्वल टू डबल कोड में अगर मैं लिखूं तो ये हेलो आपका क्या है? स्ट्रिंग लिटरल है। अगर मैं सिंगल कोड में लिखूं तो भी ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। अगर मैं इसे ट्रिपल कोड में लिखूं तो भी ये आपका स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। ट्रिपल कोड डबल कोड के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और सिंगल कोड के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। 1 2 3 बेटा ये एग्जांपल है आपके स्ट्रिंग लिटरल के। कौन? ए एग्जांपल नहीं है स्ट्रिंग लिटरल का, ए इज स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग लिटरल के एग्जांपल है जो ये डबल कोड और सिंगल कोड और ट्रिपल कोड में आपने जो वैल्यू दी है, ये एग्जांपल है स्ट्रिंग लिटरल के। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोड और डबल कोड आर कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल। इज इट क्लियर? मैम इसमें हम डिजिट भी डाल सकते हैं मैम। Yes, anything you want to give in double code you can give, but remember one thing, अगर आप डबल कोड में देते हो तो बेटा वो आपका कैरेक्टर कंसिडर होगा, आपका नंबर कंसिडर नहीं होगा। सपोज करो आपने a इज इक्वल टू सिंगल कोड में 190 लिखा, ठीक है, b इज इक्वल टू 234 लिखा। नंबर है लेकिन आपने गलती से इन्हें कोड में दे दिया, कोड में दे दिया तो ये स्ट्रिंग बन गया। अब ये 190 नहीं है, ये कैरेक्टर 1, ये कैरेक्टर 9, ये कैरेक्टर 0, यानी 3 कैरेक्टर है, 190 नंबर नहीं है। अब अगर मैं a प्लस बी करूं तो तुम सोचोगे कि दोनों का सम होगा, नहीं, ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये आपके स्ट्रिंग है। अगर नंबर होता तो दोनों का सम होके आता आपके पास 424, लेकिन ये तो एज अ स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल नंबर। वहां पर वो क्या कंसिडर होता है स्ट्रिंग में? एज अ कैरेक्टर कंसिडर होते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, आगे मूव करूं। यस मैम। स्ट्रिंग लिटरल क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स पे। हम अपने प्रोग्राम में नंबर्स भी यूज करते हैं, है ना? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लिटरल में हम बात करते हैं इंटीजर लिटरल। एनी नंबर विच डज नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट इज कंसिडर्ड एज इंटीजर लिटरल्स। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन कॉल्ड इंटीजर। एग्जांपल देखो 12, 345, 6754। बेटा गौर से देखो, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल कोड या डबल कोड यूज नहीं किया है। अगर आप विदाउट कोड के नंबर लिखोगे तो वो एज अ नंबर कंसिडर होगा, और इनमें से किसी भी नंबर में डेसिमल पार्ट नहीं है, इसलिए ये कहलाएंगे आपके इंटीजर लिटरल।
नेक्स्ट है आपका फ्लोट लिटरल। ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है उन्हें हम कहते हैं फ्लोट लिटरल, जैसे कि 3.14, 65, 654.78 एक्सेट्रा। तीसरा होता है बेटा कॉम्प्लेक्स लिटरल। आपको मालूम है, आपके पास आपने मैथ में यूज भी किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। दिस टाइप ऑफ लिटरल्स आर ऑफ द फॉर्म a plus bj. A and B are float numbers and J represent square root में -1. A is the real part and B is the imaginary part. यानी अगर आपको अपने कोडिंग में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देनी है तो वो हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स लिटरल। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा बुलियन लिटरल्स पे। आप लोगों ने बुलियन अलजेब्रा में बुलियन पढ़ा है ना। एनी वैल्यू विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स इज कंसिडर्ड एज बुलियन लिटरल। It is used to represent one of the Boolean value that is true or false. याद रखिए true का T कैपिटल होगा और false का F कैपिटल होगा। पाइथन आपका केस सेंसिटिव है। स्पेशल लिटरल्स, नन। अगर आप किसी वेरिएबल को नन असाइन करते हैं तो बेटा समझ जाइए कि उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। नन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारा थर्ड टाइप का जो है टोकन भी कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ टोकन इज ऑपरेटर्स। देखो बच्चे, हम अपने प्रोग्राम में कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन किसकी हेल्प से करते हैं? ऑपरेटर की हेल्प से। ऑपरेटर्स आर द सिंबल व्हिच स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड। यानी ऑपरेटर को देखकर ही पता चलता है कि हम अपनी कोडिंग में क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमारे पास जो नॉर्मली ऑपरेटर होते हैं इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास जो थी आपकी, सेकंड लास्ट क्लास आज से अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर के एग्जांपल देके दिखाए थे ना। एडिशन के लिए प्लस यूज होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है, डेसिमल डिवीजन के लिए स्लैश यूज होता है, इंटीजर डिवीजन के लिए डबल स्लैश यूज होता है, परसेंटेज सिंबल को हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं और डबल इनटू को हम किस लिए यूज करते हैं? पावर, एक्सपोनेंशियल पावर। हाँ जी। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों को ना रिलेशनल ऑपरेटर में कंफ्यूजन थी। रिलेशनल ऑपरेटर, बेटा रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं फॉर द कंपैरिजन। जस्ट इतनी बात याद रखो कि रिलेशनल का जो आंसर है वो हमेशा ट्रू फॉल्स में आता है। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हाँ बेटे, ओके ठीक है, फिर साहिल को भी कन्वे कर दे। हाँ बोल दे, बोल दे, ठीक है, बाय। हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी आप लोगों को? रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रही थी। देखो बेटा, अगर मैं कहूं 5 ग्रेटर देन 6 तो मुझे बताओ 5 6 से बड़ा है या नहीं? मैम नहीं। नो मैम। नहीं है ना, तो No, आंसर ma'am. क्या आएगा? फॉल्स। और 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 टू 8 लेस देन 20। एट लेस देन 0 क्या आया? फॉल्स, क्योंकि मैं 20 टाइप करना चाह रही थी बट गलती से 0 टाइप हो गया। बात समझ में आ गया? रिलेशनल ऑपरेटर कब यूज करते हैं? व्हेन वी नीड टू कंपेयर सम वैल्यू फॉर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अगर मुझे दो वैल्यूज को इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन करना है तो हम क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू ऑपरेटर। लाइक मैं कहती हूँ 4 इज इक्वल टू 4। आंसर क्या आएगा? ट्रू।
अगर आप कहो कि मैं 4 इज इक्वल टू 4 लिख दूं तो क्या दिक्कत है बेटा? 4 इज इक्वल टू 4 जो सिंगल इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये असाइनमेंट के लिए होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं? जब वेरिएबल को डिक्लेयर करें। अब उस रूल के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है वो आपका वेरिएबल नेम है, और वेरिएबल नेम का तो रूल है कि ये कभी भी डिजिट से बिगिन नहीं हो सकता। इसीलिए अगर मुझे दो वैल्यूज को इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना होता है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। अब समझ में आ गया रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? यस मैम। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर, बेटा लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी ने एग्जाम दिया है, सभी को मालूम है कि पास होने के लिए क्या कैटेगरी है? पास होने के लिए कैटेगरी है कि पांचों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। पांचों सब्जेक्ट में आपके 33 से ज्यादा मार्क्स होंगे तभी आप पास कंसिडर होंगे, अदरवाइज कंसिडर नहीं होंगे, है ना? तो एग्जाम्पल देने के लिए मैं जरा यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ले लेती हूँ। इंग्लिश तो मैंने वैल्यू असाइन कर दी 45, मैथ को असाइन कर दी 56, सीएस को असाइन कर दिया 78, ज्यादा मेरे में ही आने चाहिए। अब अगर मैं कहती हूँ इंग्लिश ग्रेटर देन 33, A and D and maths greater than 33 and CS greater than 33, तभी आपका पास कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं। यानी यहाँ पे मेरे पास ये 3 रिलेशनल एक्सप्रेशन थे, इन तीनों रिलेशनल एक्सप्रेशन को मुझे ज्वाइन करना है इस तरीके से कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो तभी रिजल्ट मेरा ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो। तो उसके लिए हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया? एंड में। बेटा एंड का तो वही रूल है ना, आपने बुलियन में यूज भी किया है कि अगर सारे पार्टिसिपेंट वैल्यू ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश की वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पर 20, इंग्लिश को मैं 24 असाइन कर देती हूँ, और अब अगर मैं इस सेम कोड को एग्जीक्यूट करूं दोबारा, एक मिनट होल्ड करो बेटा, सिर्फ फोन वालों ने खून पी लिया मेरा। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। यस बेटा मैंने आपका नंबर मैडम के, आपका पासवर्ड मैडम के पास भेज दिया है। अच्छा ठीक है, तो अभी तो मेरी क्लास चल रही है, मैं 9 o'clock पे खुद लॉगिन करके देखूंगी, ठीक है? चल फिर बाय। हाँ बेटा, अगर मैं दोबारा से आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूं, अब की बार क्या आया? फॉल्स, क्योंकि अब मैं इंग्लिश की वैल्यू को क्या कर चुकी हूँ? 24 ग्रेटर देन 33 कंडीशन फॉल्स। मैथ की वैल्यू 56 ही है, 56 ग्रेटर देन 33 कंडीशन ट्रू। सीएस में 78 है, 78 ग्रेटर देन 33 कंडीशन ट्रू। अब देखो एंड से मैंने ज्वाइन किया है, 2 कंडीशन ट्रू है, 1 फॉल्स है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड में सारी वैल्यू ट्रू होती है तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। कई बार हमारी सिचुएशन होती है कि आइदर द कंडीशन ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, कि मैं 2 कंडीशन दे रही हूँ और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए? ट्रू। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं और ऑपरेटर। लाइक अगर मैं कह रही हूँ E ग्रेटर देन 33 और M ग्रेटर देन 33, अब मैंने और से ज्वाइन किया है तो ये क्या दे रहा है?
ट्रू, क्योंकि ई ग्रेटर देन 33 तो कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ई में 24 है, एम में आपका 56 है, 56 ग्रेटर देन 33 कंडीशन आपकी ट्रू। तो और को हम कब यूज करते हैं? जब आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू यूज करना हो तो हम यूज करते हैं और ऑपरेटर। और बेटा नॉट ऑपरेटर आपका किस लिए यूज होता है? ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपको सारे टाइप के ऑपरेटर्स मैंने बता दिए हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ टोकन इज पंक्चुएटर। बेटा पंक्चुएटर जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे पैरेंथेसिस। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं? इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। इसको हम कई जगह पे यूज करते हैं। इसे हम टपल डिक्लेयर करने में यूज करते हैं, इसे हम फंक्शन के नाम के साथ यूज करते हैं, आपने प्रिंट वगैरह में भी यूज किया ना इसे। सेकेंड है स्क्वायर ब्रैकेट। बेटा इसे हम यूज करते हैं लिस्ट डिक्लेयर करने में। क्या डिक्लेयर करने में यूज करते हैं? लिस्ट डिक्लेयर करने में। कर्ली ब्रेसेस को किस लिए यूज करते हैं? डिक्शनरी डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। आपने सिंगल कोड का यूज देखा है, स्ट्रिंग लिटरल डिक्लेयर करने में यूज होता है। डबल कोड का भी स्ट्रिंग लिटरल डिक्लेयर करने में यूज होता है। इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? बेटा इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने में। यानी इन सभी सिंबल का स्पेसिफिक पर्पस है, इन्हें हम उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्चुएटर कहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा चलो, अभी मैं तुम लोगों के सामने कुछ नाम लिख रही हूँ और आपको मुझे ये बताना है कि ये किस टाइप के टोकन से बिलोंग करते हैं। पांचों टाइप के टोकन पढ़े ना अभी आपने? थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिखे उसके लिए नंबरिंग ले लेते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, सभी का टाइप ऑफ टोकन बताओ। मैं चैट में देख रही हूँ, नंबर वाइज लिखते जाओ। 1 कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, 2 किस से बिलोंग करता है। जल्दी करो। वन न्यूमरल, सही से लिखो बेटा। जल्दी जल्दी लिखो भाई। 1 to 9 क्या होता है भाई? 1-9 क्या है? कार्तिक माइक ऑन करके बता बेटा क्या लिखना चाह रहा है। सुन पा रहा है बच्चे? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। कोई नहीं बता पा रहा भाई, ये तो गलत बात है। मैंने आधा घंटा हो गया एक ही चीज बोल रही हूँ और आप फिर भी ढंग से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सब बच्चों को साफ सुन गया है क्या? लिख रहे हैं। लिख रहे हो तो जल्दी जल्दी करो भाई। हाँ, कनन ने सही लिखा।
मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? कन्नन ने सही लिखा, 3 लिटरल है, वेरी गुड। आयुषी 1 क्या है बेटा? राघव, वेरी गुड। पहला ऑपरेटर, दूसरा इंटीजर, तीसरा लिटरल, चौथा लिटरल, पांचवा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, आठवां लिटरल। कुछ सही कुछ गलत राघव, गुड। शाश्वत, चलो अब हम बताते हैं। देखो बेटा, एंड होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, तो यानी ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपका ऑपरेटर कैटेगरी से, ठीक है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑपरेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट एएमटी, ना तो ये कीवर्ड है ना ये लिटरल है। लिटरल होता स्ट्रिंग तो डबल कोड में आता, डबल कोड में भी नहीं है, यानी ना कीवर्ड है, ना लिटरल है, ना ऑपरेटर है, ना पंक्चुएटर है, तो बचा क्या आपका? आइडेंटिफायर। राइट। फोर 4.56 ये तो है, यानी लिटरल है। किस टाइप का लिटरल है? इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट लिटरल है, फ्लोट लिटरल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, कि आपको देके इस तरह से वैल्यू देके पूछेंगे, फाइंड आउट द टाइप ऑफ टोकन। ये आपका क्या है? स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल। क्योंकि डबल कोड में आ गया। डबल कोड सिंगल कोड में जो कुछ भी होता है वो क्या कंसिडर होता है? स्ट्रिंग लिटरल कंसिडर। स्ट्रिंग लिटरल। बिल्कुल। प्लस आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना, यानी यस मैम। का ऑपरेटर आ जाएगा। डबल इनटू भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर। इफ आपका है बेटा स्मॉल लेटर में है, कीवर्ड। कीवर्ड। तो भी आपका क्या है? कीवर्ड है। बात समझे? यस मैम। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, मैंने कल आप लास्ट टू लास्ट क्लास में वेरिएबल्स के बारे में भी बताया था, और अभी आइडेंटिफायर में भी मैंने वेरिएबल का एग्जांपल दिया है। हमने बात की थी कि वेरिएबल होता क्या है, बताएगा कोई बच्चा? बताए, कल मैंने वीडियो भेजा था, उस वीडियो में भी वेरिएबल की डिफाइन थी। कौन बता रहा है? आकाश बताओगे? मैडम बताऊं? हाँ बता। A variable is a name given to a memory location whose value can be changed during the execution of a program. बेटा नाम बता दे। मैडम हर्ष। हिमांशु? हर्ष। हर्ष? जीतता रहे भाई, तूने तो Yes, ma'am. एग्जैक्टली मेरी लैंग्वेज बोल दी है। इसका मतलब तूने वीडियो अच्छे से देखा था कल। हाँ, Yes, ma'am. वेरी गुड, खुशी हुई जानकर। देखो बेटा, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन whose value can be changed during the execution of program. मुझे बताएगा कि वेरिएबल के साथ कितनी वैल्यू एसोसिएटेड होती है?
मैम 2 values L and R. शाबाश. L and R. 2 values are associated with variable name. L value क्या होती है? मेमोरी जिसको मैम नाम a दिया name जाता है। given जिसको मैम मेमोरी नाम दिया जाता है। रिप्रेजेंट मेमोरी करने जिसको नाम रिप्रेजेंट करने की। बिल्कुल. L value is the address of variable. और R value क्या होता है बेटा? मैम जिसमें Data डाटा store स्टोर होता रिप्रेजेंट है। करने के लिए। डाटा स्टोर होता है। हाँ, R value is the data stored in variable. ठीक है. अब मुझे जरा ये बताओ कि वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? जल्दी बताओ, हमें अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोड को छोटा करने के लिए। हाँ, देखो बेटा, जब भी हम यूजर से कोई इनपुट कराते हैं या कोई रिजल्ट स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोर किस में करते हैं? मेमोरी में, है ना? और आपकी मेमोरी जो होती है इंटरनली पता है कैसी होती है? दिखाती हूँ आपकी जो मेमोरी होती है इंटरनली रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है इस तरीके से, और हर जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एक सेल, जिसका अपना एक एड्रेस होता है. कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 का. हर बॉक्स का, हर मेमोरी का अपना एक यूनिक एड्रेस है. अब जब तुम्हें मेमोरी में डेटा स्टोर करना है तो बेटा हम उसे एड्रेस से रेफर करेंगे, लेकिन एड्रेस तो हमें पता ही नहीं है. हमें क्या पता कौन से ब्लॉक का क्या एड्रेस है? तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं ये कि हम मेमोरी को नाम दे देते हैं. क्या कर देते हैं? नेम. दैट नेम इज कंसिडर एज वेरिएबल नेम. मैंने ये जो 100 मेमोरी है इस मेमोरी को नाम दे दिया ए. अब 100 इसका हो गया एल वैल्यू. अब जब मुझे इस ए में वैल्यू, इस मेमोरी पे वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे इसके एड्रेस के थ्रू स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसके थ्रू स्टोर करूंगी? नेम के थ्रू स्टोर करूंगी. आई बात समझ में? मैंने कहा था ना, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. दिस इज द मेमोरी लोकेशन और इसको मैंने दे दिया नाम ए. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इसका एड्रेस 100 है या 200 है. अगर मुझे इस मेमोरी में वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं ए की हेल्प से इस मेमोरी में वैल्यू स्टोर भी कर सकती हूँ. बट याद रहे ना बेटा, हम मेमोरी का एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं. आपकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं, हर वैल्यू का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, पहले से स्टोर होती है. लाइक मैं यहाँ पे बात करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ नंबर्स एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ और इनका मेमोरी में पहले से कुछ एड्रेस लेट कर रही हूँ. जैसे मैथ में तुम लोग लेट करते हो ना, ऐसे ही मैं भी यहाँ पे लेट कर रही हूँ. हर वैल्यू का अपना एक अलग एड्रेस है. ठीक है. अब अगर मैं कहती हूँ, एक स्टेटमेंट टाइप करती हूँ a इज इक्वल टू 4, यानी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a और मैंने क्या कहा? मैंने कहा a इज इक्वल टू 4, यानी मेरा जो a है ये कौन सी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी को. 100. एक मिनट, अभी तुम्हें समझाने के लिए इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ. ठीक है, यानी इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है. अब अगर मैं फिलहाल आईडी ऑफ ए कहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 106 मिलेगा. 106 इसका एड्रेस है और 4 इसका डेटा है. मैंने एक स्टेटमेंट और लिख दी, a इज इक्वल टू 7. जैसे ही मैं a की वैल्यू चेंज करूंगी तो बेटा ऑटोमेटिकली a का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा. बात समझ रहे हो? जैसे ही मैं a की वैल्यू चेंज करूंगी उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू पहले से प्री स्टोर्ड है आपकी मेमोरी में. और जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो जो उस वैल्यू का एड्रेस होता है वही सेम एड्रेस वेरिएबल को अलॉट
होता है। और जब भी हम वेरिएबल को नई वैल्यू देते हैं तो उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए? यस मैम। मैम हाँ बेटा। मैं अगर हम ये जानना चाहेगी कौन सी मेमोरी का उसकी वैल्यू क्या है और उसका एड्रेस क्या है तो हम कैसे पता चलेगा? चलो अभी दिखाते हैं आपको। ये तो बेटा मैडम के बाएं हाथ का खेल है, अभी करके दिखाती है, रुको। ये क्वेश्चन किस बच्चे ने पूछा था? आर्यन ने। आर्यन ने पूछा था। देखो बेटा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर से वेरिएबल डिक्लेयर होता है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता देती हूँ हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे ही मैं a इज इक्वल टू 5 कहूंगी तो ये a आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं a कहूंगी तो मुझे मिलेगी इसकी वैल्यू, दैट इज 5। अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि इस a का मेमोरी में एड्रेस क्या है, to find the address of variable we use id function. Which function? id. Now if I say id a, यानी मुझे a का एड्रेस देखना है, ये आ गया, दिस इज द एड्रेस ऑफ 5। अब अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू 7 तो देखो a का एड्रेस भी चेंज होगा। अब अगर मैं कहती हूँ id ऑफ a, दोनों एड्रेस सेम नहीं है ना, अलग अलग एड्रेस है। यस मैम। यही बात मैं समझा रही थी कि एक वेरिएबल के साथ दो वैल्यू एसोसिएटेड होती हैं, डेटा और एड्रेस। और जब जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तब तब वेरिएबल का एड्रेस भी चेंज होगा। गॉट इट? यस मैम। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, समझ में आ गया? वेरिएबल इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। बच्चे अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। अगर एक वेरिएबल को हम अपनी कोडिंग में यूज करना चाहते हैं तो वो पहले से डिक्लेयर होना चाहिए। हम वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते। जरा एग्जांपल देखना, मैंने कहा a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9। ये दो वेरिएबल मैंने पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं, राइट? ये पहले से मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं कह रही हूं b इज इक्वल टू a प्लस c। देखो b और a तो है, c को हमने पहले से डिक्लेयर नहीं कर रखा है। अगर हम एक वेरिएबल को बिना डिक्लेयर करे यूज करें तो क्या होता है? एरर आता है। और वही यहाँ पर आ गया है। किसके लिए एरर आया है वो भी ये बता रहा है, नेम c इज नॉट डिफाइंड। तो अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लेना कि हमेशा वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। बिना डिक्लेयर किए हम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ गए? यस मैम। यहाँ पर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा बेटा, एक चीज और देखो, अगर मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे? मल्टीपल असाइनमेंट। इसमें मैं एम खा गई हूं, मेरे को फिर से टाइप करना पड़ेगा। मल्टीपल असाइनमेंट मैं x को, y को, z को, तीनों को 10 असाइन करना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 10। यहाँ पर तीनों वेरिएबल के पास सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट इज हाउ वी असाइन मल्टीपल वेरिएबल सेम वैल्यू। इज इट क्लियर? और तुम लोगों को यस मैम। ये जान के कि इन तीनों का एड्रेस सेम होगा, कोई बता सकता है मुझे क्यों? जब मैं id ऑफ x कहूंगी, id ऑफ y कहूंगी, id ऑफ z कहूंगी तो तीनों में मुझे सेम एड्रेस मिलेगा। कोई बताएगा बच्चे क्यों?
हम Value सेम same है तो वेरिएबल single असाइन set कर सेम बिट है तीनों की। क्योंकि तीनों हम वेरिएबल bits सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि सारी वैल्यू पहले से मेमोरी में स्टोर है और जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसी वैल्यू का एड्रेस उठाता है। अब तीनों को मैंने सेम वैल्यू दी है, दैट मींस तीनों के तीनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये तो था यस मैम। मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू कैसे असाइन करें, लेकिन मेरे को मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करना है बट अलग अलग वैल्यूज असाइन करनी है, तो वो हम कैसे असाइन करें? लाइक मैं चाहती हूँ ए को 1 दूं, बी को 2 दूं, सी को 3 दूं। अब या तो मेरे पास ये है कि मैं 3 स्टेटमेंट लिखूं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। क्या ये काम हम सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हैं? यस, वी कैन डू द सेम थिंग इन सिंगल स्टेटमेंट। हाउ? जिन को वैल्यू असाइन करनी है उन्हें कॉमा से सेपरेट करके इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और जो वैल्यू असाइन करनी है उन्हें कॉमा के राइट हैंड साइड में लिखो, सॉरी असाइनमेंट के राइट हैंड साइड में 1, 2, 3। देखो अब सीक्वेंस वाइज ए के पास 1 जाएगा, बी के पास 2 जाएगा, सी के पास 3 जाएगा। और अब अगर मैं ए बी सी को प्रिंट करके देखूं, प्रिंट A, B, C। 1 2 3 सीक्वेंस वाइज A में 1, B में 2 एंड C में 3। आई बात समझ में? यस मैम। सभी Yes ma'am. जिन कल के वीडियो में डाउट रह गया था, आई सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं उससे रिलेटेड। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। मैंने इनपुट फंक्शन का और प्रिंट फंक्शन का भी यूज बता दिया था आपको। यस मैम। इसमें बचता है बेटा एक टॉपिक, दैट इज डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग से क्या मतलब होता है? डायनामिक टाइपिंग से मतलब होता है वी कैन चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम वेरिएबल की टाइप को चेंज कर सकते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, तो ये a किस टाइप का है? कोई बताएगा मुझे a का डेटा टाइप क्या होगा? a के अंदर किस टाइप की वैल्यू गई है? इंटीजर। इंटीजर। तो a भी आपका क्या कंसिडर होगा? इंटीजर वेरिएबल कंसिडर होगा। अगर आप जानना चाहें कि a का टाइप क्या है तो उसके लिए आपका टाइप फंक्शन यूज होता है। देखो क्लास इंट आ गया ना, यानी a बिलोंग्स टू इंटीजर टाइप। अब मैंने कहा स्क्रीन विजिबल नहीं है। हम स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अभी गायब हुई है क्या? यस मैम। स्क्रीन शेयर, ऐसे कैसे मेरी स्क्रीन बीच में गायब होगी भाई? पहले आ रही थी, यस मैम। यस मैम। अब आ गई? करने लगे। यस मैम। ओके। अब अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू हेलो डबल कोड में, तो बेटा जो a है अब उसकी टाइप क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। यानी we can change the type of variable during run time। रन टाइम का मतलब है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जब आपकी कोडिंग एग्जीक्यूट हो रही है उस टाइम पे हम वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज डायनेमिक टाइपिंग। बट ये कहा जाता है कि आपको वेरिएबल की टाइप चेंज नहीं करनी चाहिए। यू कैन चेंज बट बेटर नॉट टू चेंज। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करेंगे तो कुछ टाइम में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। इसीलिए अगर आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो उनके लिए अलग अलग वेरिएबल यूज कीजिए। सेम वेरिएबल की टाइप को बार बार चेंज ना करें। ठीक है, चलो तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कमिंग वीक में जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और थोड़े प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए भी मैं कुछ इसमें असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप घर से इस काम को करके रखिएगा।
ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आए तो हम आपके डाउट्स को डिस्कस कर सके। पेज नंबर 155। बेटा जरूरी नहीं सेम पेज नंबर आपकी बुक में हो, तो आप एक काम कीजिए, जो आपका चैप्टर 7 है इसमें असाइनमेंट जहां से बिगिन हो रहे हैं, अनसॉल्व्ड असाइनमेंट्स, उसमें टाइप ए क्वेश्चन एंड टाइप बी क्वेश्चन सारे करके रखिएगा, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है? हाँ बच्चों, बात समझ? ओके Yes, मैम। ma'am. ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करें। किसी का डाउट तो नहीं बचा है ना कल के वीडियो से रिलेटेड? नो नो मैम। मैम।